पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, न्यूज राउंड अप में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक का शनिवार को समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। आज से जुड़ी 3 तस्वीरें आपको अब दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर आप देखें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुँचने की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर रात 9 बजे रायपुर वो पहुँचे हैं। शाह का स्वागत केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने एयरपोर्ट पर किया है। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं अमित शाह की कार के काफिले की है। अमित शाह स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अपने विश्राम स्थल मेफेयर रिजॉर्ट की तरफ रवाना हुए। और तीसरी तस्वीर जगदलपुर की है, जहां बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह आयोजित होने जा रहा है। कल बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और बस्तर ओलंपिक के समापन में वे शामिल होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफिला पहुंच चुका है। देखेंगे तस्वीरों में आप साफ दिख रहा है गृह मंत्री की गाड़ी निकल रही है। सामने जो पहली गाड़ी है उसमें ही गृह मंत्री बैठे हुए हैं, क्योंकि बाकी गाड़ी निकल चुकी है। और ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी में अमित शाह बैठे हुए, सामने पे दिख रहे होंगे अमित शाह जी बैठे हुए। देखिए फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं और आम तौर पर ये बताता है कि लगातार किस तरीके से वो एक मिनट का उपयोग करते हैं, क्योंकि बहुत कीमती है। और रात में ही अक्सर वो आते हैं यहाँ पर, देर रात तक बैठक भी करते हैं, चर्चाएं भी करते हैं और रणनीति बनाते हैं कि आगे की क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। छतरपुर में युवक पर एक जानलेवा हमला हुआ है। लोहे की रॉड पर सिर पर उस पर हमला किया गया है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्वालियर रेफर किया गया। 3 से 4 लोगों ने युवक पर हमला किया। एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। कोतवाली थाने के पठापुर रोड की घटना है। छतरपुर में युवक पर जानलेवा हमला हुआ। लोहे की रॉड से सिर पर हमला किया गया। युवक की हालत गंभीर है। ग्वालियर रेफर किया गया। 3 से 4 लोगों ने युवक पर हमला किया। एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जानलेवा हमला हुआ छतरपुर में युवक पर और लोहे की रॉड से सिर पर वार किया गया है। रीवा में 11 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान जान चली गई और परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। शव लेने से इनकार कर दिया। कार्रवाई की मांग की जा रही है। चाय से जलने के बाद बच्चे को बर्न यूनिट में भर्ती किया गया था। शासकीय संजय गांधी अस्पताल का ये मामला है, जहां पर डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगा। हालांकि चाय से जलने के बाद बच्चे को बर्न यूनिट में भर्ती किया गया था। और बात स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और लेखक विनायक दामोदर सावरकर की, जिनकी शुक्रवार को एक विशाल मूर्ति अंडमान निकोबार में स्थापित की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया। वीर सावरकर इंस्पिरेशन पार्क का उद्घाटन किया गया। अंडमान के बेउदनाबाद में स्थापित इस मूर्ति को मूर्तिकार अनिल सुतार ने बनाया है और ये वो जगह है जहां विनायक दामोदर सावरकर, उनको अंग्रेज़ों ने काला पानी की सज़ा दी थी। अपने जीवन का काफ़ी वक्त उन्होंने यहाँ बिताया था। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रशंसा भी की सावरकर की और इस भूमि को पवित्र भूमि बताया। आज़ादी के पहले जिसको यहाँ लाया जाता था, परिवार उसको भुला देता था। काला पानी की सजा उस जमाने में
कोई नहीं सोचता था कि काला पानी की सजा से कोई वापस भी आएगा। ये हम सब भारतवासियों के लिए एक तीर्थ स्थान बना है, क्योंकि यहाँ पर वीर सावरकर ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को बिताया। देश के लिए जिए, स्वयं देश होकर जिए। भारत बने, भारत को जाने, भारत बने, भारत को माने जीवन में, उसके लिए जिए। संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में फिर से वही मुद्दा उठाया जिस पर कांग्रेस एक बार फिर से सदन के बाहर प्रदर्शन कर चुकी है। लेकिन इस बार राहुल ने सदन में आवाज बुलंद की। क्या है ये मुद्दा, एक बार इस रिपोर्ट से आप समझें। Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. All important matters, government is ready to discuss. 3 दिसंबर संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस के कुछ सांसद गैस मास्क लगाकर आए थे। सत्र के चौथे दिन 4 दिसंबर को कांग्रेस ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया और सदन में चर्चा की मांग की। अब सत्र के 10वें दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया और इस पर सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात कही। राहुल गांधी के सुझाव पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हामी भरी और कहा कि सरकार पहले दिन से अहम मामलों पर चर्चा के लिए तैयार है। Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease, their future is being destroyed, people are getting cancer, older people are struggling to breathe. This is a interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. Government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solutions, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने संसद भवन के एनेक्स एक्सटेंशन बिल्डिंग में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। इसमें शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसदों की परफॉर्मेंस की समीक्षा हुई। हालांकि केरल से पार्टी के सांसद शशि थरूर इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इधर वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार की ओर से हामी तो भरी गई है। अब देखना होगा कि इस पर सदन में चर्चा कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। कल 2 दिवसीय प्रवास पर वो बस्तर जाएंगे और बस्तर ओलंपिक के समापन में वो शामिल होंगे। अमित शाह पुलिस कैंप में रात बिता सकते हैं, ये अब अपडेट सामने आ रहा है। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा दें, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं और बस्तर ओलंपिक के समापन में वो शामिल होंगे। और ये भी अब सूचना मिल रही है कि अमित शाह पुलिस कैंप में रात्रि विश्राम कर चुके हैं, रात बिता सकते हैं। हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, और क्या अपडेट है? देखिए, कल वो करीब 2:35 पर यहाँ पर पहुंचेंगे दंतेश्वरी एयरपोर्ट में और यहाँ से सीधे वे बस्तर ओलंपिक के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। यहाँ 2 घंटे का पूरा वक्त वो देंगे इस कार्यक्रम के समापन और पुरस्कार वितरण में। और इस दौरान वे आत्मसमर्पित जो माओवादी हैं उनकी खेल प्रतियोगिताओं का भी जो मंचीय जो प्रदर्शन होगा उसको देखेंगे। और इसके बाद जो है रात्रि विश्राम उनका जगदलपुर बस्तर में ही बताया जा रहा है। और आप जानते हैं कि अमित शाह जब भी बस्तर दौरे पर रहे हैं वो हमेशा ही किसी न किसी पैरामिलिट्री या अंदरूनी कैंपों में जाना पसंद करते रहे हैं। वहाँ शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को भी उन्होंने काफी बारीकी से देखा है। तो क्योंकि उनकी प्राथमिकता है बस्तर और ये लगातार सिलसिलेवार जो बस्तर के दौरे हो रहे हैं उनके, उससे यही समझ में आता है कि वो निश्चित तौर पर इस समीक्षा करने की कोशिश करेंगे कि जो असल मोमेंट पे जो गतिविधियां हैं और जवानों का भी हौसला बढ़ाएंगे। लिहाजा अपने इस दौरे के दौरान रात्रि विश्राम वो किसी जो संवेदनशील क्षेत्र है या कैंप है वहां ये कर सकते हैं। हालांकि स्पष्ट तौर पर अभी उनका ये जो शेड्यूल है ये अभी सुरक्षा कारणों से जाहिर नहीं किया गया है।
लेकिन हो सकता है कि कल दोपहर तक ही पूरी तरह से स्पष्ट हो कि वो कहाँ जाएंगे और किन लोगों से मुलाकात करेंगे। नजर बना के रखिए रणरेश जी, आपसे अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ग्वालियर शहर में चिटफंड कंपनियों पर प्रशासन अब तक नकेल नहीं कस सका है। हालात ये हैं कि सहारा इंडिगा और उसके साथ की 12 कंपनियों से जुड़ी 312 बीघा ज़मीन तमाम प्रयासों के बाद भी अटैच नहीं हो पा रही है। ज़मीनों को लेकर प्रशासन को कोर्ट के आदेश का इंतज़ार है। आखिर ये मामला है क्या, ज़रा समझें आप रिपोर्ट से। सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और उसके साथ की 12 कंपनियों से जुड़ी 312 बीघा जमीन तमाम प्रयासों के बाद भी कुर्क के लिए अटैच नहीं हो पा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल के हजारों लोगों से निवेश के नाम पर इन कंपनियों ने पहले तो करोड़ों रुपए जमा कराए और फिर कथित रूप से इसी राशि से करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीनें खरीदी। जब इन कंपनियों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने जिला कोर्ट में केस लगाया तो मुंह की खानी पड़ी। फिर प्रशासन ने हाई कोर्ट के ग्वालियर बेंच की शरण ली, जहां मामला फिलहाल विचाराधीन है। हम लोग तो ऑलरेडी उसको कोर्ट में लड़ रहे हैं। मतलब जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारी जो चिटफंड कंपनीज थी, इनके लैंड जो कुर्क थे उसको कई कोर्ट्स के आदेशों के तहत उसको पहले कुर्की की प्रोसेस को रोका गया। उसको गवर्नमेंट ने कॉन्स्टेंटली फाइट किया यहाँ से जिला प्रशासन की तरफ से कि हमको उसको पुनः लेने की परमिशन मिले, और KMJ में हम लोग को सक्सेसफुली माननीय न्यायालय ने इसकी परमिशन दी भी है, तो जिसकी अब हम लोग सेल आउट करके लोगों की राशि लौटाने का कार्य करेंगे। एक तरफ तो अधिकांश निवेशकों को पैसे मिले नहीं, वहीं दूसरी ओर जिन जमीनों को कलेक्टर कुर्क कराने के लिए कोर्ट की शरण में हैं, उनमें से कई जमीन बिक चुकी है, जबकि निवेशक अभी भी अपनी मेहनत की कमाई मिलने की प्रतीक्षा में हैं। वहीं दूसरी ओर चिटफंड और शिकायतकर्ता प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। जिला प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। न्यायालय द्वारा आदेश किया गया कि कई कंपनियों की जो प्रॉपर्टी अटैच की थी धारा 5 में उनको विक्रय करने के आदेश भी न्यायालय ने दिए गए, किंतु उसके बाद भी जिला प्रशासन के कई ADM बदल गए, कई कलेक्टर बदल गए, उसके बावजूद भी उसको कुर्क करने की कार्रवाई आज तक नहीं की गई और ये गरीब जनता के साथ धोखा है। इस पूरे मामले में गौर करें तो 12 फरवरी 2021 को तत्कालीन कलेक्टर ने चिट फंड कंपनियों की ग्राम ओड़पुरा, बिठौली और महाराजपुरा स्थित 312 बीघा जमीन अंतःकालीन यानी कि एड इंटरिम का आदेश दिया, जिसे कंफर्म कराने 2021 में ही मामला जिला न्यायालय पहुंचा। जून 2024 में कोर्ट ने कलेक्टर की कार्रवाई और प्रॉपर्टी कुर्क करने की मांग को खारिज कर दिया। 18 जुलाई 2024 को कोर्ट के आदेश के खिलाफ कलेक्टर की ओर से हाई कोर्ट में अपील पेश की गई। 12 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश शासन की ओर से जमीनों की सूची पेश की गई, जिनका मामला न सेबी के पास है और न ही सुप्रीम कोर्ट के पास। फिलहाल याचिका अभी भी लंबित है। 312 बीघा जमीन में से कितनी जमीन बिक चुकी है, इसकी जानकारी हाल ही में शासन की ओर से पेश की गई अपील में नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी नुमेक्स ने इसमें से कुछ जमीन खरीदी है। इस कंपनी को कोर्ट में पक्षधर बनाया गया है। कंपनी ने कोर्ट में नियमों के तहत जमीन खरीदी की दलील दी है, जबकि सहारा के अन्य 12 कंपनियों ने निवेशकों के पैसे से जमीन खरीदी से इनकार किया है। नासिर गौरी, IVS 24। एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें, रजवाड़ा रिजॉर्ट में एक बड़ा हादसा हो गया है। खाना खा रहे लोगों पर फॉल सीलिंग गिर गई है, कई लोगों को चोट आई है, अस्पताल भेजा गया है। रेस्टोरेंट के हॉल में 25 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। निर्माणाधीन हॉल में ये रेस्टोरेंट चल रहा था और फॉल सीलिंग गिरा, जिससे कई लोग घायल हुए हैं और अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। रायपुर के रजवाड़ा रिजॉर्ट की ये घटना है जहां पर यह हादसा पेश आया है। निर्माणाधीन हॉल में यह रेस्टोरेंट चल रहा था और इसके हॉल में 25 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। फॉल सीलिंग गिर गई, कई लोग चोटिल हुए हैं, अस्पताल उन्हें रेफर किया गया इलाज के लिए। तो रायपुर की रजवाड़ा रिजॉर्ट में एक बड़ा हादसा हो गया है। खाना खा रहे लोगों पर फॉल सीलिंग गिर गई
कई लोगों को चोट आई है, अस्पताल रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा और ये बताया कि सरकार ने 2 सालों में 35 बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद खत्म करने को एक बड़ी उपलब्धि बताई, शहीद जवानों को याद किया, नदी जोड़ो अभियान पर अपनी बात रखी और इसके अलावा राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी का पानी पहुँचाने से जो किसानों को बड़ी राहत मिले ही उसका जिक्र किया। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेता थे वो भी वहां पर मौजूद रहे। आज की स्थिति में 1,54,000 रुपये प्रति व्यक्ति 2 साल के अंदर हमने ये आय बढ़ाई है। 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति बहन लाडली बहना योजना से प्रारंभ हुई योजना जो 2023 जून से प्रारंभ हुई थी, दिसंबर में हमारी सरकार बन गई। आज की स्थिति में 1,500 रुपये प्रति लाडली बहना, जिसके आधार पर लगभग 1,850 रुपये पर महीने हम निर्बाध गति से दे रहे हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि चाय न मिलने जैसी छोटी सी बात पर कोई किसी की हत्या कर दे? लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि ये वारदात असल में हो चुकी है। क्या है ये मामला, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में एक युवक ने अपनी मां की हत्या सिर्फ इसीलिए कर दी क्योंकि मां ने बेटे को चाय नहीं दिया। इस कुपुत्र ने बड़ी ही बेदर्दी से अपनी मां की धारदार हथियार से हत्या की है और उसके बाद उसने आरोपी ने पौड़ी थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने खुद, पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। ये पूरी घटना चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के लामीगुड़ा गांव की बताई जा रही है। लामीगुड़ा गांव में एक मर्डर हो गया है। वहां पे सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पे जाके देखा कि जो पुत्र है उसके द्वारा ही अपनी मां की हत्या कर दी गई है और जो अब तक की जांच पड़ताल में हमें ये पता चला है कि छोटी सी बात को लेकर ही पुत्र काफ़ी आक्रोशित हो गया। हमने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। मुंगेली जिले के निवासपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासपुर गांव की है। मृतक की पहचान जानक राम सोनकर के रूप में हुई है। हमले में रोहित, अजीत और पूर्णिमा सोनकर भी घायल हुए हैं। लोग का खेत लू रहा था तो हम पूरा प्लानिंग से हम लोग को मारे हैं। उसमें मेरा दादा, पापा, मम्मी और मेरा भैया और मेरा छोटा भाई, उसमें से आईसीयू में दादा भर्ती थे। 11 बजे रात को ख़त्म हो गया। वो रिपोर्ट दर्ज कराई है जो कि 3 लोगों के खिलाफ प्रफुल्ल सोनकर, जनक सोनकर और रोहित सोनकर, इनके द्वारा मारपीट किया गया है। इस मारपीट में अभी हॉस्पिटल से मेमो आया था कि जनक सोनकर जो कि कल घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनकी मृत्यु हो गई है, जिस पर कि मर कायम अग्रिम विवेचना की जा रही है। जबलपुर में चाउमीन शॉप संचालक की चाकुओं से गूंदकर हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनका जुलूस भी निकाला। इतना नहीं, पुलिस ने आरोपियों से अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है जैसे नारे भी लगवाए। आरोपी अमन चक्रवर्ती ने दोस्तों के साथ मिलकर मोनू चक्रवर्ती की हत्या कर दी थी। खुलासा ये भी हुआ है कि आरोपियों ने अपने साथ एक साथी को चाकू मारकर भी घायल कर दिया था, अपने ही एक साथी को, ताकि इसकी शिकायत पर मृतक पक्ष पर काउंटर एफआईआर करवाकर समझौते का दबाव बनवाया जा सके। हालांकि पुलिस की जांच में आरोपियों की तरकीब चल नहीं पाई। अमन चक्रवर्ती को आज रात में इसको जो है अरेस्ट किया गया है और इसके कब्जे से घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल और घटना में प्रयोग किया गया चाकू, जो इसने मोनू चक्रवर्ती मृतक को मारकर उसकी मृत्यु कारित किया था, इसकी जब्ती की गई है। इसके अलावा 2 और अन्य विधि विरुद्ध बालक
और आकाश रजक जो इस घटना में शामिल रहा है, इनकी आज अरेस्टिंग की गई है। अरेस्टिंग किए जाने के पश्चात इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। विधि विरुद्ध बालकों के विरुद्ध जो है बाल सुधार गृह में रखने का आदेश हुआ है। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के ग्वालियर स्थित तानसेन रेजिडेंसी होटल में हंगामा हो गया। यहां दूल्हे का हार चोरी हो गया और ये दूल्हा कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि पूर्व मंत्री और विधायक गिरिराज दंडोतिया का दामाद है। ठीक सुना आपने, विधायक दंडोतिया की बेटी की शादी शिवम पलिया के साथ हुई है। शिवम तानसेन रेजिडेंसी में रुका था। मेला ग्राउंड स्थित मैरिज गार्डन में शादी समारोह चल रहा था। शिवम शादी में सोने का हार पहनकर पहुंच गया। वापस आने के बाद उसने सोने के हार को कमरे में रख दिया, फिर वापस शादी में चला गया। वापस जब लौटा तो हार मिला नहीं और परिवार के लोगों ने होटल मैनेजर और कर्मचारियों से बातचीत की, पुलिस को सूचना दी। इस दौरान सोने का हार वापस मिल गया। पुलिस का कहना है कि दूल्हे की कोट की जेब में हार छूट गया था, तलाशी लेने के बाद मिल गया। तो 8 बजे के टाइम पे यहाँ रूम में उसको हार को रख के कम से कम बड़ा 3-4 ऐसे लरों वाला हार था वो, तो रूम में रख गए। चाबी बेटे से छोटा है बेटा, उसको काउंटर पे दे गया। काउंटर पे चाबी देने के बाद में थोड़ा निकले तो दिमाग में आया कि बड़े बेटे ने बोला कि तू उसका लॉक कराया रूम को, उसको बोल दे व्यवस्था रूम को दे नहीं चाबी वाबी। तो उनने यहाँ रूम को कोई गार्ड को चाबी चेक कराया रूम, और 2 बजे रात को आए तो हार था वो नहीं मिला वहाँ उसमें। पुलिस द्वारा जाकर CCTV कैमरे लगा खंगाले गए। एक जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं उनसे बातचीत की गई और आखिर में वह जो हार है जो खोया था वो मिल गया है। उनके ही किसी बालक ने उस रूम के एक जो उनका कोट टंगा हुआ था उस कोट के अंदर की जेब में उन्होंने रख दिया। शेयर बाजार में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर 50 करोड़ की ठगी करने और कोयला घोटाले में शामिल रहे आरोपी राकेश जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ACB UW की टीम ने राकेश जैन के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया। राकेश 5 साल से फरार था। उसके खिलाफ राजधानी समेत अलग अलग शहरों में 16 से ज़्यादा ठगी के केस दर्ज हैं। ACB UW की टीम ने राकेश जैन को विशेष न्यायाधीश नीरज शर्मा के कोर्ट में पेश किया, जहां से ये टीम को 8 दिन के लिए आरोपी की रिमांड मिल चुकी है। राकेश जैन पेशे से CA है। उस पर आरोप यह है कि कोयला घोटाले की अवैध रकम को हवाला के जरिए अन्य आरोपियों तक इसने पहुंचाया था, जिसमें मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी का नाम भी शामिल है। जांच में यह भी सामने आया कि राकेश जैन ने शराब घोटाले की रकम को पक्के में बदलकर अनवर ढेबर तक पहुंचाने का काम किया। तो रायपुर के रजवाड़ा रिजॉर्ट में एक बड़ा हादसा हो गया। खाना खा रहे लोगों पर फॉल सीलिंग गिर गई, कई लोग चोटिल हुए हैं, अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। रेस्टोरेंट के हॉल में 25 ज़्यादा लोग मौजूद थे। निर्माणाधीन हॉल में रेस्टोरेंट चल रहा था और ये देखिए अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। कई लोग इसमें चोटिल हुई हैं। फॉल सीलिंग गिरने से यह हादसा हुआ है। रायपुर के VIP रोड स्थित रजवाड़ा रिजॉर्ट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फॉल सीलिंग गिरी, कई लोग यहाँ पर मौजूद थे। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप, बताएं क्या अपडेट है? देखिए, आपको बता दें थोड़ी देर पहले की ही घटना है और रजवाड़ा रिसोर्ट नाम का VIP रोड में एक रेस्टोरेंट है, वहां पर 25-30 लोग थे, खाना खा रहे थे। और अभी जो हमने बात की है GM से 4 से 5 दिन पहले ही आपका जो POP और काफी डिजाइनर और काफी भारी भरकम ये जो फॉल सीलिंग था वो गिरा है। इस पे 2 लोगों को गंभीर चोट लगी है, दोनों को अस्पताल भेजा गया है। इस पे एक आदमी के हाथों पे काफी चोट आई है और सौभाग्य से आपको बता दें कि एक डॉक्टर थे राजधानी के, वो अपनी बिटिया को लेके बैठे थे, वो उठे हैं मौके से और वो पूरा फॉल सीलिंग उनके ठीक जगह पे गिरा है। तो 2 लोग मतलब काफी बड़ी घटना हो सकती थी, सौभाग्य से वो बस उठे ही थे। अब लेकिन चौंकाने वाली बात है कि ना तो अभी तक होटल प्रबंधन से पुलिस थाने को सूचना दी गई है, ना पुलिस वहां पर पहुंची है, जबकि काफी समय हो चुका है। तो काफी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अभी जो लोग पीड़ित है उन लोगों ने बताया कि वहाँ निर्माणाधीन रेस्टोरेंट है। अब ये घटना के बाद उन्होंने देखा तो ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसके नीचे ये सब काम रेनोवेशन का हो रहा है। या ऐसे समय में या तो रेस्टोरेंट को बंद कर देना था, तो नहीं किया, इसलिए बहुत बड़ी घटना हुई है। सौभाग्य है कि किसी कोई चोटिल नहीं हुआ, क्योंकि काफी बड़ा हिस्सा देखिए POP आमतौर पर पहले प्लेन सरफेस होता था, लेकिन ये जो डिजाइन लगाई गई है, लाइट लगाई गई है, उससे काफी भारी हो गया था।
नीचे जो प्लेट्स और कटलरी थी वो टूट फूट तक गई है। चोट नहीं आई है, यही सौभाग्य। अभी जो पीड़ित परिवार है वो माना थाने जा रहा है शिकायत करने के लिए। जी, नज़र बना के रखिएगा संदीप, अपडेट आगे भी लेंगे। शुक्रिया। भोपाल के मिसरोद इलाके में साइबर ठगों ने एक ट्रक चालक को बंधक बनाकर जमकर उसके साथ मारपीट की। आरोपियों ने पहले रात भर विदिशा में ड्राइवर को बंधक बनाए रखा और उसके बाद आरोपी ऑडी कार से ट्रक चालक को पीटते हुए भोपाल ले आए और शोर मचाने पर आरोपी को छोड़कर फरार हो गए। दरअसल आरोपी ने ट्रक चालक के खाते में ऑनलाइन गेमिंग के 4 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे। आरोपियों ने यह खाता ड्राइवर से कमीशन के बदले लिया था। आरोपियों ने पीड़ित के खाते में फ्रॉड के 4 लाख डाले, लेकिन 3 लाख रुपए लौटा लिए थे और 1 लाख रुपए लौटाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। पीड़ित सुनील मालवीय भानपुरा मंदसौर का रहने वाला है। मिसरौद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल में चंदन चोर पकड़े गए हैं। विधानसभा में चंदन का पेड़ चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। शीतकालीन सत्र के दौरान इन चोरों ने पेड़ काटे थे। आरोपी अनीस खान, सादिक खान और असलम को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो देखिए, राजधानी भोपाल से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान आरोपियों ने चंदन के ये पेड़ काटे थे। आरोपी इसे ले जाने के फिराक में थे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए और अब राजधानी भोपाल की पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों का नाम अनीस खान, सादिक खान और असलम बताया जा रहा है। और कवर्धा के लोहारा थाना क्षेत्र के बांधाटोला गांव से आई दिल दहला देने वाली घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लड़की पक्ष की आशंका के अनुसार नवविवाहिता बहू की हत्या उसके ससुर ने ही की थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ससुर ने बहू की हत्या की बात कबूल कर ली है। चलिए अब आपको आरोपी ने कैसे और कितनी चतुराई से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया वो बताते हैं। आरोपी ने पहले तो बहू कामिनी निषाद को कीटनाशक दवा पिलाकर उसकी हत्या कर दी और फिर बारी आई लाश को ठिकाने लगाने की, तो आरोपी ने बड़े ही समझदारी के साथ लाश को सेप्टिक टैंक में छुपा दिया ताकि किसी को कुछ पता ही ना चल सके। और आगे सुनिए, आरोपी यही नहीं रुका, उसने लोहारा थाने में बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज करवा दी। लेकिन कहते हैं ना, कानून से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आरोपी ससुर अब पुलिस की गिरफ्त में है। परिवार वालों से पूछताछ की गई। थोड़ा सा शक जो है उसके ससुर के ऊपर में शक हुआ और उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर जो उसने बताया कि अपनी जो बहू है उसको, चूँकि वो दूसरी जाति की थी इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करा था, उसको कीटनाशक दे करके उसका गला दबा करके मार दिया था और हत्या करने के बाद जो है घर के ही सेप्टिक टैंक है उसमें डाल करके उसको साग से छुपा दिए थे। इसमें थाना कबीरधाम पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए महिला का जो शव है उसके घर की सेप्टिक टैंक से बरामद किया है और आरोपी को हिरासत में लेकर के रिमांड पर भेजा जा रहा है। और कोरबा में कबाड़ व्यापारी अशरफ मेमन समेत 3 लोगों की मौत का सच सामने आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि कर दी गई है कि तीनों की मौत गला दबाकर की गई है। रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का केस दर्ज कर लिया है और सभी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मामले की जड़ तांत्रिक विधि से जुड़ी है, जिसके चक्कर में मृतक सुरेश साहू और अशरफ मेमन फंस गए थे। उन्हें बताया गया था कि झारन विधि से 5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ में बदला जा सकता है। तीसरा मृतक नीतीश कुमार बैगा राजेंद्र जोगी के संपर्क में था और उसी के जरिए आरोपी संजय साहू ने इस पूरी प्रक्रिया का आयोजन करवाया था। पुलिस अभी भी कई पहलुओं पर संशय में है, जल्द ही इसका खुलासा हो सकता है। शॉर्ट पीएम मिला उसके हिसाब से तो अभी स्ट्रैंगुलेशन है, बाकी डिटेल्ड जो पीएम रिपोर्ट है अभी वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। फिर कुछ हिरासत में लिया गया सर?
आज जो संदेही थे उनको हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ साक्ष्य हैं जिनको एकत्रित किया जा रहा है, उनके माध्यम से बयान लेकर। तो वहीं कांग्रेस ने स्कूली बच्चों का खाना बनाने के लिए एल्यूमीनियम के बर्तन खरीदने का विरोध किया है। कांग्रेस के पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एल्यूमीनियम बर्तन प्रतिबंधित होने के बाद भी सरकार ने नियमों के विरुद्ध उसे खरीदा। उन्होंने बताया कि करीब 7 करोड़ रुपए का भुगतान कर 28 से 30 हजार कुकर खरीदे गए हैं। अगर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती तो वो कोर्ट जाएंगे। तो वहीं बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस राज में कई घोटाले हुए हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है पर सिद्ध नहीं कर पाती। बच्चों को सुपोषित करने के लिए जो भोजन बनता है वो एल्युमिनियम के बर्तन में, एल्युमिनियम के कुकर में देने का काम किया जा रहा है। जिन लोगों ने सस्ता और बिना गाइडलाइन के प्रूफ ऐसा टेंडर दे दिया जो जहरीला है, जो बच्चों को मारने की स्थिति को उत्पन्न करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस का काम आरोप लगाना है, सिद्ध करना नहीं है, और इसलिए कांग्रेस आरोप लगाती है और आरोप लगा करके भाग जाती है। ये कांग्रेस का शुरू से इसी स्ट्रेटजी पे वो चलते हैं कि केवल आरोप लगाना और आरोप लगा के भागना। और इधर धमतरी नगर निगम द्वारा रेलवे प्रभावित परिवारों के लिए बनाए गए अटल आवास की बदहाली उजागर हुई है। कागजों पर तो दावा किया गया कि यहां हर सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। यहां रह रहे 64 परिवार पानी, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। सबसे बड़ी समस्या है शौचालय की। हालात ये है कि परिवारों को रोजाना करीब आधा किलोमीटर दूर जाकर शौच के लिए जाना पड़ता है। यहाँ रहने वालों का आरोप है कि निगम ने शुरू से ही उन्हें सुविधाओं से दूर रखा और अब तो आवास को ठीक करने के नाम पर निगम प्रशासन 1,75,000 रुपए की राशि जमा करने की मांग कर रहा है। बिजली के लिए लोगों ने अपने निजी खर्च से जैसे तैसे कनेक्शन लिया। जिसके पास पैसे नहीं हैं, उनके घर आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। उधर नगर निगम अपनी सफाई में कहता नजर आया कि यह आवास परियोजना अभी तक तैयार नहीं है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वे अपनी मर्जी से रह रहे हैं। निगम ने उन्हें यहाँ व्यवस्थित नहीं किया है। गड्ढा में वो खंडहर जैसे घर बना दे हैं तो सर छुपाए बार तो कोई कर हमला जगह नहीं मिली तो का करन मजबूरी में यही आके हन। तो यहाँ कोई चीज के व्यवस्था नहीं है। पानी वानी के भी नहीं मिले, ना लेन वेन घर लेन भी नहीं है। गली लेन लदे है, अंधेर में सुत्था और यहाँ बड़ बड़ सांप डेरू भी निकलते। और ये नाली देख लो, यहाँ पूरा इतना गंदगी पड़े हैं। देखो ये पूरा गंदगी, इनको सब साफ करवाइए, अच्छा सा बनवाइए, है नहीं। और हमको सुविधा दीजिए। वो इनकम्प्लीट है और इसके कंप्लीटेशन के लिए जो है हमने रिवाइज एस्टीमेट भेज दिए हैं और रिवाइज एस्टीमेट जो है आने पर में जो सुविधाएं हैं जो डेवलपमेंट करने हैं, उसमें काफी सारे डेवलपमेंट बचे हुए हैं, उसको करवा लिए। और सरगुजा में जल, जंगल और जमीन को लेकर ग्रामीण नाराज हैं। खनिज के लिए प्राकृतिक धरोहरों से समझौता उन्हें नामंजूर है। अब इस पर राजनीति हावी हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है, तो वहीं भाजपा खदानों को कांग्रेस की देन बताते हुए ग्रामीणों की सहमति के बाद ही इस ओर पहल करने की बात कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सरगुजा को प्रकृति ने बड़े करीने से संवारा है। साथ ही यहाँ धार्मिक आस्था के कई केंद्र भी हैं, लेकिन इस धरती के गर्भ में अकूत खनिज संपदा प्रकृति और आस्था दोनों के लिए परेशानी का सबब बन गई। उदयपुर में हसदेव अरण्य को कोयला खदान के विस्तार के लिए धड़ल्ले से काटा जा रहा है। इससे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला और धार्मिक आस्था के केंद्र रामगढ़ पर संकट मंडराने लगा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में बॉक्साइट के उत्खनन के लिए जन सुनवाई की जा रही है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। लखनपुर के अमेरा में कोयला खदान के कारण जमीन छिन जाने के कारण भी ग्रामीण नाराज हैं। कांग्रेस इसे तानाशाही और आदिवासियों का शोषण करार दे रही है।
मैं इतने दूर से आई हूँ, मुझे हरियाली के नाम पे तो कुछ नहीं दिखा, बस ये सरसों के खेत दिखे। यहाँ पे मुझे जितना ज्ञात है कि 6 से 9 नदियां बहती है और अगर ये खदान चलती रही तो ये नदियां भी सूख जाएंगी। और मेन पार्ट को जाना जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला, लगता नहीं ज्यादा दिन ये नाम रहेगा। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री इसी इलाके से, लिहाजा कांग्रेस सीधा हमला कर रही है, जबकि मंत्री जी इस स्थिति के लिए कांग्रेस को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। सभी बहुमूल्य धातुएं हैं और बॉक्साइट आप लोग की जानकारी में होगा 30-40 साल से लगातार वहाँ खुदाई चल रही है। अभी बीच में शायद कुछ बंद भी था। अमेरा खदान भी जब शुरू हुई थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उसी समय शुरू हुई थी। उदयपुर का परसा केते बासन भी जब शुरुआत हुआ था, इसकी स्वीकृति डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उन सबके कार्यकाल में हुई थी। भाजपा और कांग्रेस के वार पलटवार से इतर भी कई सवाल हैं। ग्रामीण ये जानना चाहते हैं कि क्या खदान पर्यावरण, आस्था और जनभावनाओं से ज्यादा जरूरी है। अभिषेक सोनी, IB स्टंट 4, सरगुजा। एक ऐसा स्कूल जिसे शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 20 साल पहले पूर्ण दिखा दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर आज भी सिर्फ खंडर है और बच्चे आज भी एक दुकान नुमा गोदाम में पढ़ने को मजबूर है। सवाल यह है कि आखिर किसने छीना इन बच्चों का शिक्षा का अधिकार और क्यों इस 20 साल पुराने फर्जीवाड़े पर किसी की नजर नहीं पड़ी। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी वीरान जगह या खंडहर की नहीं, बल्कि उस स्कूल की हैं जिसे मंडला शिक्षा विभाग के पोर्टल पर पूर्ण दिखाया गया है। यह है मंडला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत अहमदपुर के ग्वारी टोला की उन्नयन शिक्षा गारंटी प्राथमिक शाला। हकीकत देखिए, ग्वारी टोला का स्कूल बीते 2 दशक से भवन विहीन है। बच्चों के लिए ना कोई क्लासरूम है, ना मेज कुर्सी, ना सुरक्षा। जिन बच्चों को अपना भविष्य लिखना था, वे आज भी एक जर्जर दुकाननुमा कृषि गोदाम में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। साल 2003-04 में इस स्कूल भवन का निर्माण के लिए 1,50,000 रुपए स्वीकृत किए गए थे। राशि जारी हुई, काम शुरू हुआ, लेकिन निर्माण बस ईंटें लगाने तक ही सीमित रहा। जांच हुई, वसूली हुई, लेकिन भवन नहीं बना। और 20 साल बाद भी इन नौनिहालों की आंखें उसी उम्मीद पर टिकी हैं, कभी तो बनेगा हमारा स्कूल। नया स्कूल चाहिए हमें, यहाँ पढ़ने में दिक्कत होती है। हम एक खंडर में पढ़ते थे, अब हम एक गोदाम में पढ़ते हैं। अब हमारे स्कूल में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, एक बार सांप आ गया था। हमें अच्छा स्कूल चाहिए। स्कूल तो है नहीं, ये कृषि विभाग है और जो स्कूल था वो खंडर बना पड़ा हुआ है, तो हमें स्कूल कृषि विभाग में ही लगाना पड़ रहा है। 20 साल, इस दौरान 4 चुनाव हुए, दर्जनों अधिकारी आए और चले गए, लेकिन ग्वारी टोला का स्कूल आज भी सिर्फ कागजों में ही कंप्लीट है। यहाँ बच्चों का संघर्ष समझना मुश्किल है, जिनका भविष्य इस खंडहर के बीच दफन होकर रह गया है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब भवन बना ही नहीं तो पोर्टल पर इसे कंप्लीट किसने दिखाया, किसके हस्ताक्षर से, किसके आदेश पर, और किसे बचाने के लिए ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया। शिक्षा विभाग के DPC को भी जरा सुन लीजिए। संज्ञान में आज मुझे लाया है, मैं इसको जल्दी से जल्दी की जांच करके संबंधित सहायक यंत्री से बात करके और सब इंजीनियर से बात करके पूर्व में की गई जो भी कार्यवाही है, कितना पैसा रिलीज हुआ, कब क्या कौन सी कार्यवाही हुई, इसकी जांच करके तभी मैं कुछ कह पाऊंगा, चूंकि प्रकरण आज से 21 साल 22 साल पहले का है। ये सिर्फ ग्वारी टोला की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जो कागजों पर स्कूल बनाता है और जमीन पर बच्चों का भविष्य उजाड़ देता है। क्या 20 साल पुराने इस फर्जीवाड़े पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? क्या इन 19 बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार मिलेगा? इस सवाल का जवाब प्रशासन के पास है। शिक्षा विभाग की ये लापरवाही साफ दिखाती है कि कैसे
भ्रष्टाचार और कागजी खानापूर्ति बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। देवेंद्र चौधरी, IBC 24, मंडला। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए खेल नहीं बल्कि बदलते माहौल की एक कहानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर ओलंपिक में सरेंडर नक्सली हिस्सा ले रहे हैं, जो कभी संविधान को नहीं मानते थे। आयोजन में इस बार 121 गांव जुड़े हैं, जिसमें सिलखरा, लेखपाल और जोनागुड़ा जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हैं। साथ ही 240 आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल हो रहे हैं। नक्सली हिंसा से प्रभावित 14 दिव्यांग खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। इस बार बस्तर ओलंपिक में बस्तर के 7 जिले से 3500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो वहीं 7 टीमों में समर्पित नक्सलियों के अलावा नक्सल प्रभावित 761 ग्रामीण भी इसमें शामिल होंगे। 7 टीमों के अलावा एक विशेष टीम नुआबाड भी शामिल है। नुआबाड का मतलब है नया रास्ता। इस टीम में सरेंडर नक्सली और हिंसा प्रभावित ग्रामीण शामिल हैं। अक्टूबर 29 में आत्मसमर्पण किया। ये पुनर्वासी में आत्मसमर्पण किया। ये अभी सरकारी क्या बस्तर ओलंपिक खेल में चल रही, इसमें अच्छी तरह खेल रही हूँ। ये अच्छा लग रहा है मेरे को। 25 अक्टूबर 16 तारीख पुनर्वास में आए केंद्र में। अभी तो ठीक लग रहा है। मैं रूपेश दा के साथ आए जी। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार धन्यवाद कर। अभी हम लोग फर्स्ट बार देख रहा हूँ और खेलने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तो अच्छा लग रहा है। वहाँ पे कितने साल रहे, कौन सी उम्र में गए? उधर कम से कम 16 साल उम्र में गए, 1997 में। अच्छा, अब 16 साल बाद यहाँ आए ना, कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो अच्छा ही लग रहा है। अभी उधर जाके जंगल में बहुत दिन बिता, अभी फिर वापस आए, अच्छा ही लग रहा है। एक सकारात्मक रूप से लगातार परिवर्तन होते आ रहा है। बस्तर का तस्वीर बदल रहा है। इसको दर्शाते हुए वर्ष 2024 में बस्तर ओलंपिक्स एवं बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ, जिसके रेस्पॉन्स काफ़ी सकारात्मक रहा, जिसके माध्यम से हमारा अंदरूनी वनांचल एवं सीमावर्ती क्षेत्र के जो युवा युवती बाहर का दुनिया से जुड़ने के एक अवसर भी, एक माध्यम मिला है। इन सब पॉजिटिव रेस्पॉन्स को देखते हुए वर्ष 2025 में भी बस्तर ओलंपिक्स का आयोजन अभी अलग अलग चरण में पूर्ति होते हुए दिनांक 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक अंतिम फाइनल चरण का कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। कल दिनांक 13 दिसंबर को बस्तर ओलंपिक्स का क्लोजिंग सेरेमनी में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन एवं उप मुख्यमंत्री महोदयगण तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेगा। और काफ़ी उत्साह से हमारा 7 जिला से जो युवा युवती खिलाड़ी सब पार्टिसिपेट कर रहा है। काफ़ी अच्छा ऊर्जा देखने मिल रहा है। इसमें एक विशेष रूप से नुआबाड करके हमारा एक टीम है, जिसमें आत्मसमर्पित एवं पुनर्वासित माओवादी कैडर तथा नक्सल घटना में जो पीड़ित व्यक्ति दोनों मिलकर नुआबाड की एक टीम गठित किया गया। उसका स्थानीय गोंडी भाषा में नया रास्ता का अर्थ होते हैं। इसका माध्यम से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी समाज के बीच में जा रहा है। अभी बस्तर का जो पुराना जो आइडेंटिटी है वो बदलते हुए एक पॉजिटिव सकारात्मक आइडेंटिटी प्राप्त होते हैं। आने वाले समय में बस्तर इलाका में शांति का व्यवस्था स्थापित होगा और विकास कार्य को भी गति मिलेगा और एक सकारात्मक पहचान बस्तर क्षेत्र का प्राप्त होगा। उसका नुआबाड टीम और बस्तर ओलंपिक्स एक प्रतीक रूप में सामने आ रहा है। और छत्तीसगढ़ का विधानसभा शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है। पहले दिन सरकार विजन 2047 को लेकर चर्चा करेगी। कांग्रेस ने पहले दिन की कार्यवाही का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इसके तैयारियों के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कांग्रेस विधायकों की बैठक ली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल 2047 को दूरबीन से दिखा रही है ताकि लोग आज के मुद्दों को छोड़कर 2047 का सपना देखते रहें। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा धान खरीदी का है, जिसको कांग्रेस दमदारी से उठाएगी। हम विजन 2047 की चर्चा का बहिष्कार करते हैं
हमारा मानना है कि ये उनका अमृत काल नहीं है, भ्रमित काल है। और बस्तर से खुशी की खबर है। बस्तर में 513 नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति दे दी है। डिजिटल भारत निधि से BSNL के टावर लगाए जाएंगे। सीएम साय ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। आपको बता दें कि बस्तर में 513 नए 4G मोबाइल टावर लगने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने मोबाइल टावर लगाने की ये स्वीकृति दी है। डिजिटल भारत विधि से BSNL के टावर बस्तर में लगने जा रहे हैं। तो देखिए, नक्सल मुक्त होता हुआ बस्तर एक नए कदम की ओर बढ़ रहा है। बस्तर में 513 नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि डिजिटल भारत निधि से BSNL के टावर बस्तर में लगाए जाएंगे। सीएम साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा और बताया कि सरकार ने 2 साल में 35 बड़े फैसले किए। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद खत्म करने की बड़ी उपलब्धि बताई और शहीद जवानों को याद किया। नदी जोड़ो अभियान पर कहा कि इन प्रोजेक्ट से प्रदेश में सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। परस्पर सौहार्द के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी का पानी पहुंचने से बड़ी राहत मिलेगी। सीएम ने इस दौरान 2 साल में सरकार की उपलब्धियां बताने वाली पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल और जनसंपर्क आयुक्त दीपक सक्सेना मौजूद रहे। मैं मान के चलता हूँ विकास के काम तो सब है ही, लेकिन एकदम सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो ये हमारा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी पहले तो क्रमबद्ध रूप से हमारे सारे जिले एक के बाद एक उस लाल आतंक से मुक्त होते गए और अब जाकर कल जब 0 की स्थिति बनी तो ये बड़े सौभाग्य की बात भी है और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। हमारे कई सारे जवानों ने, हमारे आम नागरिकों ने इसकी कीमत चुकाई है। इसलिए हमने कहा कि 1 साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है और अगर आप सरेंडर करोगे तो पुनर्वास पॉलिसी में हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। और इधर प्रदेश के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के 2 साल पूरे हो गए, जनता के हजारों सवाल अधूरे हैं। सिंघार ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय विकलांग मंत्री हैं क्योंकि उन्होंने अब तक मास्टर प्लान नहीं लाया है। मध्य प्रदेश बड़ा अजब और गजब हो गया पिछले 22 साल में। कई सवाल है जिस पे सरकार जवाब नहीं देना चाहती, चर्चा नहीं करना चाहती। सरकार अगर प्याज से शैम्पू बना रही है तो किसान फिर क्यों प्याज सड़क पे फेंक रहा है? कैलाश विजयवर्गीय जी ऐसे मंत्री है 2 साल के अंदर प्रदेश में मास्टर प्लान नहीं ला पाए। तो वहीं न्यायधानी बिलासपुर में क्रिसमस के सीजन को लेकर हिंदू संगठन सक्रिय हो गए हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया।
वहीं हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि शहर से लेकर गांव तक लगातार धर्मांतरण का खेल जारी है। प्रार्थना सभा की आड़ में ईसाई समुदाय के लोग हिंदुओं के धर्मांतरण का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्रिसमस को लेकर प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि धर्मांतरण की गतिविधियां सामने आई तो हिंदू संगठन उसका पुरजोर विरोध करेगा। हिंदू संगठन ने कलेक्टर और एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध धर्मांतरण पर तत्काल रोक लगाने और फंडिंग की जांच करने की मांग की है। और अब खबर मंदसौर से, जहां नाहरगढ़ पुलिस ने भाजपा मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ हत्याकांड का 6 महीने बाद खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मृतक के पिता ही निकला है। पिता ने बेटे की हत्या करवाने के लिए 5 लाख रुपए में सुपारी दी थी। दरअसल 18 जुलाई 2025 को हिंगोरिया बड़ा में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ का शव घर की दूसरी मंजिल पर मिला था। उनके सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी और चाकू से कई बार किए गए थे। पुलिस ने इसे हत्या मानकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में पुलिस को पता चला कि श्यामलाल का एक महिला से प्रेम संबंध था और वो अपनी कुछ जमीन और मकान उसी महिला के नाम कराने की बात कर रहा था। इसी बात से उसका पिता दौलतराम धाकड़ नाराज था। मृतक के पिता अपने ही गांव के 4 लोगों के साथ मिलकर बेटे की हत्या की योजना बनाई। इसके लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई। आरोपियों ने करीब 8 से 10 दिन तक लगातार रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। घर वालों को यह आशंका हुई कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ जो घर का वह निर्माण कर रहा था वह उस महिला के नाम कर देगा, तो उनके जो पिता है उनके द्वारा इस पूरे ही घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। उनके द्वारा 5 लाख रुपए के अंदर ये की फिरौती दी गई, जिसमें से 50,000 रुपए पहले दे दिए गए थे काम करने से पहले। और कबीरधाम जिले के लिए शुक्रवार का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा। सीएम विष्णुदेव साय ने 306 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कबीरधाम जिले का सालों पुराना सपना आज पूरा हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जिले की व्यवस्थाएं, सुविधाएं नए आयाम गढ़ेंगी और युवाओं के लिए बड़ी शिक्षा सुविधा उपलब्ध होंगी। उन्होंने जिलेवासियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। कार्यक्रम में एक और बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा की मांग पर रवेली गांव में एक महाविद्यालय की स्थापना और सकरी नदी में तटबंध निर्माण की घोषणा की। इससे क्षेत्र के शिक्षा और धार्मिक पर्यटन विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो और इसके लिए मेडिकल कॉलेज हो, इसके लिए और 1 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके कार्यक्रमों से संपन्न हुआ। शिला स्थापना का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। और दुर्ग में IBC 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ। शीतलहर के बीच लग रहे स्कूलों के समय को लेकर IBC 24 ने खबर चलाई थी, जिसके बाद दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इस पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर स्कूलों के समय बदल दिए हैं। अब बच्चों को ठिठुरन में स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। नए समय सारणी के अनुसार अब स्कूलों में पहले पाली की कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार तक 8 बजे से 11:45 तक और शनिवार को 12:15 से 4:15 तक किया गया है। तो वहीं दूसरी पाली की कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार तक 12 बजे से 4:45 तक और शनिवार को सुबह 8 से 12 बजे तक लगेंगी। साथ ही जो स्कूलें एक पाली में संचालित होती हैं, उनकी कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार तक 10 बजे से शाम 4 बजे तक, जबकि शनिवार को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक परिवर्तित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 15 जनवरी 2026 तक लागू किया गया है।
और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर दिख रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है और कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं और जेट स्ट्रीम की वजह से प्रदेश का मौसम और ज्यादा सर्द होने वाला है। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इंदौर इस समय प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंड झेल रहा है। बीती रात शहर का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले एक दशक में सबसे कम है। तो वहीं पचमढ़ी में तापमान 4.8 डिग्री रहा। राज्य में सबसे ठंडा स्थान शहडोल का कल्याणपुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा रायसेन में 5 डिग्री, रीवा में 5.9 डिग्री, शिवपुरी में 6 डिग्री, उमरिया में 6.1 डिग्री और बालाघाट के मलाज खंड में 6.18 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। और बिलासपुर के अरईबंद गांव में मातम छा गया। 2 हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। मृतकों में एक महिला, उसका बेटा और उसका दोस्त शामिल है। ये गांव तखतपुर इलाके में आता है। पहले इस गांव की एक महिला की हादसे में मौत हुई। महिला इंदिराबाई बंजारे की तबीयत खराब थी। उसके पति उसे बाइक पर बिठाकर इलाज के लिए तखतपुर ले जा रहे थे। तभी रास्ते में झटका लगने से महिला बाइक से गिर गई और उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर महिला का बेटा संत बंजारे अपने दोस्त जितेंद्र बंजारे के साथ तखतपुर अस्पताल गया और वहां से वापस गांव आते वक्त खपरी के पास खड़े ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक माजदा रोड पर खड़ा हो गया। अब पीछे में लोग था सर, अब पीछे में अब लगातार दौड़े, मारा अपने डर से पड़ गए। यहाँ भी माथे में पड़ा, कुमारियों की बात चलती भी नहीं पड़ गए हैं। जितेंद्र बंजारे, संत बंजारे दोनों को आते समय कहाँ में एक्सीडेंट हुआ? माजदा में हुआ है। क्या करते थे आपके भाई लोग? वो ट्रैक्टर चलाने के पास। 2 हादसों में 3 लोगों की मौत से गांव में मातम पसर गया है। ग्रामीणों ने ट्रक वालों की मनमानी को हादसे के लिए जिम्मेदार बताया है। साथ ही मुआवजे के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों से बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइट ने। बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र के उरईबंद में आज एक बड़ी और दुखद घटना हुई है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि गांव के 3 लोगों की आज सड़क हादसे में मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात कि एक ही परिवार के यहाँ पर माँ और बेटा जो है उनकी मौत हुई है। इसके साथ ही जो बेटा था उसका एक दोस्त है, उसकी इस सड़क हादसे में दुखद मृत्यु हुई है। बाबा, आज जन घटना हुई यहाँ गांव में, क्या कहना चाहते हो? एक साथ गांव में 3 जन की मृत्यु, दुखद मृत्यु, और एक परिवार के माँ बेटा दोनों। हकीकत बात है, बड़ी दुखद की बात है। हमारे ग्राम अरईबंद में 3 एक्सीडेंट के अंतर्गत में हुआ गया है। एक ही माँ बेटा है और उनके दोस्त जितेंद्र बंजारे माँ को देखने के लिए गए थे, तो आते उनका एक्सीडेंट स्पॉट में हो गया ट्रक से। क्या कारण आप देखते हैं घटना के पीछे, और गांव के लोग इसको लेकर कैसे देखते हैं? क्योंकि आपस में सब मिलजुल के आप लोग यहाँ रहते हैं, हम देख रहे हैं कि एक ही परिवार के सब सगा नाता लोग हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो है प्रशासन की पूरी लापरवाही है। रोड निर्माण सही से कराना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो है जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, गाड़ी का सही से निरीक्षण करना चाहिए। हिजार लेन कहीं पर अगर हम खड़ी कर रहे हैं तो उसको हिजार लेन के माध्यम से खड़ी किया जाना चाहिए। परिवार दुखी है, गांव दुखी है, और ये मांग भी कर रहे हैं कि परिवार को उचित मुआवजा मिले, साथ ही जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।
कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। न्यूज राउंडअप में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।